शिवनगर गांव में गगन नाम का एक किसान रहा करता था। वह बहुत गरीब था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसे थे, इसलिए वह अकेला पड़ गया था। उसके पास घर के अलावा सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिसमें वह खेती किया करता था। शाम का समय होता है, तभी उसका करीबी दोस्त अजय काफी दिनों बाद उससे मिलने आता है। अजय, तुम यहाँ इतने दिनों बाद? पहले बैठने को नहीं कहोगे? हाँ हाँ, आओ बैठो। दोनों दोस्त बैठकर बातें करने लगते हैं। अब बोलो, कैसे आना हुआ? कुछ खास नहीं है। मैं कुछ काम के लिए शहर गया था, उधर से लौटा तो सोचा तुमसे मिल लेता हूँ। तुम बताओ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और क्या हुआ है? हमेशा खुश रहने वाला आदमी आज इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं दोस्त, दूसरे गांव में एक सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे। थोड़े थोड़े करके सब चुका दिया है, थोड़ा और बाकी है, कल जाकर दे दूंगा। तुम बताओ, शहर क्यों गए थे? वही पैसों की बात थी। मुझे थोड़े बहुत पैसों की जरूरत पड़ गई थी, इसलिए शहर अपने बैंक गया था। वहां गया तो बैंक में पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वापस लौटना पड़ा। तो फिर कल भी शहर जाओगे? हाँ, कल भी बैंक जाना पड़ेगा। लगता है रात हो गई, अब मुझे घर की ओर चलना चाहिए। आज रुक जाते तो अच्छा होता। नहीं दोस्त, मैं रुक नहीं सकता, मुझे चलना चाहिए। फिर अजय अपने दोस्त से बात करके घर की ओर चल देता है। अगले दिन गगन सेठ का बाकी पैसे देने के लिए उसके घर की ओर चल देता है। सेठ जी, क्या आप घर पर हैं? हाँ हाँ, अंदर आओ गगन, बैठो। सेठ जी, मेरे बाकी के पैसे कब लौटाऊंगा ये पूछने वाले आप, लेकिन मैं वही देने आया हूँ। तो अच्छी बात है, आज सुबह ही मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई थी। ठीक हुआ जो तुम देने आ गए, नहीं तो मुझे बैंक जाना पड़ता। तभी गगन सेठ जी को बाकी के पैसे दे देता है। सेठ जी, मैंने सारे पैसे आपको चुका दिया है। हाँ गगन, तुम सारे पैसे अब चुका चुके हो। ठीक है सेठ जी, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, जाओ। गगन पैसे देकर वहां से चल देता है। चलते चलते उसे वही दोस्त बहुत याद आ रहा था जो उसे कल शाम मिलने आया था। तभी गगन चलते चलते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रास्ते में दोस्त का घर पड़ता है, एक बार भेंट कर लूंगा तो अच्छा होगा। कुछ देर बाद गगन अजय के घर की ओर चल देता है। पहुंचने के बाद क्या घर पर कोई है? गगन घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर जैसे ही अजय की तस्वीर देखता है। चाचा, ये मेरे दोस्त के फोटो पर फूल क्यों चढ़ाए हुए हैं? तुम्हें नहीं पता बेटा, मेरे बेटे की मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी है। वो कैसे चाचा? मेरे दोस्त की मृत्यु कैसे हुई? पता नहीं बेटा, शहर गया था बैंक से पैसे लाने, लेकिन शाम को उसका मृत शरीर घर पहुंचा। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। तुम बताओ बेटा, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? ऐसा कुछ नहीं अंकल, दूसरे गांव के सेठ का पैसा बाकी रह गया था, वही देने गया था। सोचा रास्ते में दोस्त का घर आता है, एक बार भेंट कर लेता हूँ। लेकिन दरअसल चाचा, अजय कल शाम को मेरे घर आया था। क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बेटे को मरे 1 साल हो चुका है। चाचा, मैं सही कह रहा हूँ। कल शाम को अजय मेरे घर आया था, हम दोनों बातें कर रहे थे। रात हो गई थी, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका। वह कह रहा था मुझे घर जाना है। क्या? किसने कहा बेटा? मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है चाचा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जिस दोस्त के साथ कल शाम को बैठकर बातचीत हो रही थी, आखिर वो कौन था? शाम होने के कारण गगन वहां से चल देता है। रास्ते में वही बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। आखिर वो कौन था? गगन घर पहुंच जाता है और सो जाता है, लेकिन आधी रात को उसकी आंख खुल जाती है। तो ऐसी आवाजें आती हैं मानो गेट पर कोई है। वो डर जाता है। अरे कौन हो भाई? इतनी रात को दरवाजे को ठकठका क्यों रहे हो? मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त अजय। अजय, तुम यहाँ आधी रात को क्यों आए हो? क्या तुम अंदर से ही पूछोगे? दरवाजा नहीं खोलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आ रहा हूँ। गगन दरवाजा खोल देता है। अजय अंदर आता है। अजय, आज मैं सेठ को बाकी बचे पैसे देने गया था। वापसी में तुम्हारे घर भी गया था, वहां तुम्हारे पिताजी से भेंट हुई। अच्छा, क्या कहा मेरे पिताजी ने मेरे बारे में? उन्होंने कहा तुम बैंक गए थे पैसे निकालने, लेकिन शाम को तुम्हारा मृत शरीर घर पहुंचा। क्या ये सच है अजय? तुम्हारी मृत्यु हो गई है? हाँ दोस्त, मेरे पिताजी ने सही कहा। मेरी मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी है।
इतना कहते ही अजय का असली रूप सामने आ जाता है। दोस्त, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद लेने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा भटक क्यों रही है? दरअसल दोस्त, बैंक से पैसे लेकर लौट रहा था, तभी किसी ने मुझे गोली मार दी और मेरी वहीं मृत्यु हो गई। जिसने तुम्हें मारा, क्या तुम उसे पहचानते हो? नहीं दोस्त, अंधेरा था, मैं उसे देख नहीं पाया। तो फिर क्या कारण है कि तुम्हें अब तक मुक्ति नहीं मिली? मेरी एक आखिरी इच्छा बाकी है। जिस दिन मुझे गोली लगी थी, उसी दिन जो पैसे मैं ला रहा था, उन्हें एक पेड़ के नीचे छिपा दिया था। मैं चाहता हूँ कि वो पैसे मेरे पिताजी तक पहुँचे। मैं क्या कर सकता हूँ दोस्त? वो पैसे तुम मेरे पिताजी को दे देना। मैं उन्हें अकेला छोड़ गया हूँ, मैं उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाया। इतना कहते कहते अजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो दोस्त, वो मुझे उस जगह ले चलो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। उस आत्मा के साथ पैसे निकालने निकलता है। डर तो नहीं लग रहा दोस्त? नहीं दोस्त, तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त साथ हो तो डर कैसा? बात करते करते दोनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। यही वो जगह है, इसी पेड़ के नीचे मैंने पैसे छिपाए थे। जिस दिन मुझे गोली लगी थी, मैं खुदाई शुरू करता हूँ। गगन खुदाई करता है और पैसे मिल जाते हैं। पैसे मिलते ही अजय हवा में गायब हो जाता है। अब मैं ये पैसे उसके पिताजी तक पहुंचा दूंगा। रात बहुत हो गई है, सुबह होते ही जाऊंगा। सुबह गगन पैसे लेकर अजय के घर पहुंचता है। चाचा, ये पोटली आपके लिए है। बेटा, इसमें क्या है? इसमें पैसे हैं। अजय ने कहा था आपको देने के लिए। क्या? किसने कहा बेटा? आपके बेटे ने। उसने ये पैसे पेड़ के नीचे छिपा दिए थे और जाते जाते कहा मेरी आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए। इतना सुनते ही चाचा की भैरवपुर गांव से 3 गांव आगे है दुर्गेशपुर नाम का गांव। वहां के वैद्य थे चंद्रभान, दूर दूर तक जिनका नाम था। आसपास के गांव में किसी की भी तबीयत खराब हो जाए तो लोग चंद्रभान जी को ही बुलाते थे। ऐसा ही एक दिन अचानक आंधी बारिश आ गई। सारे आम झड़ जाएंगे, बचेगा एक भी नहीं शायद। कैसी बिजली कड़क रही है, घर के अंदर बैठकर भी कैसा डर सा लग रहा है। चलो खिड़की दरवाजे सब सही से बंद कर देता हूँ। अरे इस वक्त कौन आ गया इस आंधी तूफान में? क्या दरवाजा खोलना भी ठीक रहेगा? वैद्य महाशय, ओ वैद्य महाशय, क्या आप हैं? बड़ी मुसीबत में पड़ के आपके पास आया हूँ। बाहर जरूर कोई आया है, मुझे ही बुला रहा है शायद, पर आसपास का तो कोई नहीं लगता। चलो जाकर देखता हूँ क्या बात है। चंद्रभान दरवाजा खोल देता है और देखता है एक अधेड़ आदमी नंगे बदन, सिर्फ धोती पहने खड़ा है, चेहरे पर चिंता की लकीरें। अरे तुम कौन हो? इतनी रात इस तूफान में क्या चाहिए तुम्हें? पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। वैद्य महाशय, मेरी बेटी को बचाइए, बचाइए। अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या हुआ बताओ। वैद्य महाशय, आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे काला बुखार हो गया है, आप जल्दी चलिए। अरे लेकिन जाना कहाँ होगा इस आंधी बारिश में? अब कैसे जाऊं? तुम अभी जाओ, कल सुबह आना, फिर मैं जाकर देख आऊंगा तुम्हारी बेटी को। नहीं नहीं वैद्य महाशय, आप कृपया अभी चलिए। मेरा घर भैरवपुर में है, बस 3 गांव बाद। लेकिन इस आंधी बारिश में इतनी रात को कैसे जाऊं? उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे इस जंगल का रास्ता अच्छे से पता है, आप बस चलिए कृपया। अच्छा ठीक है, रुको, घर से दवा का बक्सा लेकर आता हूँ। फिर चंद्रभान अपने घर से दवा का बक्सा लेकर आए और उस आंधी बारिश में धर्मशील के साथ उसके घर की तरफ चलने लगे। चारों तरफ घना अंधेरा, मूसलाधार बारिश, पतली कच्ची सड़क पर धर्मशील आगे आगे, चंद्रभान पीछे पीछे। इतनी रात को इस बारिश में इसके साथ इतनी दूर जाना क्या मेरे लिए ठीक है? क्या हुआ वैद्य महाशय, क्या सोच रहे हैं? आइए, वो देखिए, सामने एक घर देख रहा है, वहां 2 मिनट रुकते हैं। लेकिन तुम्हारी बेटी? आप आ गई ना मेरे साथ, उसको कुछ नहीं होगा।
लेकिन इतनी बारिश में आपको बुखार हो गया तो? हाँ अच्छा ठीक है चलो। वो दोनों चलते चलते पहुंचते हैं। वैद्य महाशय, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? वह मेरी इकलौती बेटी है। देखो, मैं तुम्हारी बेटी को देखे बिना कुछ कह नहीं सकता, पर अगर बुखार बहुत बढ़ गया तो शायद मैं उसे बचा न सकूं। ऐसी बात मत कहिए वैद्य महाशय, उसके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। फिर कुछ देर खामोशी छा गई। चंद्रभान की थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। कुछ देर बाद अंगड़ाई लेकर जागते हैं। अरे, मैं अभी तक घर में ही हूं। अचानक जोरदार बिजली चमकी। चंद्रभान ने देखा घर में कोई ही नहीं है। अरे ये क्या, वो आदमी कहां गया? घर में तो कोई नहीं है। चंद्रभान डर के मारे कांप उठते हैं। तभी एक जोरदार हंसी गूंजती है। कौन है ये? कौन हंस रहा है इस घर में? हंसी और तेज होती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर बिजली चमकती है और धर्मशील का भयानक रूप सामने आता है। पहचाना नहीं अब तू? मुझसे बच नहीं सकता। नहीं, कौन हो तुम? मैं धर्मशील हूं, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। आज बहुत दिनों बाद ये मौका आया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। डर के मारे चंद्रभान के दिल की धड़कनें दुगनी हो गई, पसीने से तर हो गए। तूने मेरी बीवी को मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैंने नहीं मारा तुम्हारी बीवी को। याद कर, उसी आंधी तूफान वाली रात में जब तू मेरे साथ गया था, तूने गलत दवा दी थी। मेरी बीवी उसी रात मर गई थी। नहीं, मैंने तो वैसी ही दवा दी थी जैसी जैसी होनी चाहिए थी। झूठ, तूने मेरी बीवी को मारा है और मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। धर्मशील का इतना बड़ा रूप देखकर चंद्रभान बेहोश हो गया। केशव माझी दूर से। अरे, वह घर में कोई रो रहा है क्या? कौन है वहां? अरे, ये तो वैद्य महाशय हैं, लेकिन आपकी ये हालत किसने की? आइए, घर ले जाता हूं। चंद्रभान कांपते हुए सारी बात बता देते हैं। आप धर्मशील के साथ जा रहे थे? वो तो आज से करीब 7 साल पहले ही मर गया था। जब उसकी बीवी मरी तो 7 महीने बाद उसकी बेटी भी मलेरिया से मर गई और धर्मशील ने खुद आत्महत्या कर ली थी। शायद आज उसका इंतजार पूरा हुआ। सचमुच आज मैं बहुत बड़े खतरे से बच गया। आइए वैद्य महाशय, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। और एक बात, अब कभी भी इस रात के अंधेरे में चाहे जितनी जरूरी बात हो, अकेले मत निकलिएगा। ये बात मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा। उस दिन के बाद वैद्य चंद्रभान की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अक्सर अकेले बैठकर सोचते, जो कुछ मैंने देखा, क्या वो सपना था? नहीं, धर्मशील का वो डरावना सा बड़ा रूप, वो सब कुछ सच था। गांव में लोग कहने लगे कि चंद्रभान पहले जैसे नहीं रहे। ना पहले जैसी हिम्मत, ना पहले जैसी हंसी।